कहानी स्टोरी कार्टून कहानियाँ। नागिन बनी जादूगरनी की सौतन। एक गांव में जादूगर अपनी पत्नी जादूगरनी के साथ रहा करता था। वो दोनों गांव-गांव जाकर जादू दिखाया करते थे और उसी से अपना पेट भी भरा करते थे। पर कभी कभार जादूगर अकेले ही चला जाता था, क्योंकि जब दूर जाना होता था तो वो जादूगरनी को नहीं ले जाया करता था। एक बार जादूगर ने अपनी पत्नी जादूगरनी से कहा, अरे सुनती हो, मैं दूसरे गांव में जादू दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि कई दिनों से हम लोग इसी गांव में जादू दिखा रहे हैं। इससे ज्यादा अच्छे पैसे भी नहीं मिल पा रहे हैं और ना ही हमारा इतना मुनाफा हो रहा है। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं और मुझे भी ऐसा लगता है कि आपको जाना चाहिए। लेकिन सुनिए, आप अगर जाएंगे तो शाम तक प्लीज आप लौट ही आना। हाँ, देखते हैं, अगर शाम तक लौटकर नहीं आया तो कल सुबह तक आ जाऊंगा। ज्यादा देर होगी तो वहीं रुक जाऊंगा। कोशिश करूंगा कि शाम तक आ जाऊं, और अगर शाम को नहीं आए तो तुम परेशान मत होना। खाना खाकर सो जाना आराम से। जी हाँ, आप उस बात की चिंता मत करिए। आप आराम से जाइए और अपना ध्यान रखिए। ठीक है, कभी इस चीज की चिंता तो तुम होने ही नहीं देती हो वैसे भी, मेरी जादूगरनी जो हो। चलिए, अब जाइए आप। और ये कहकर जादूगर वहां से चला गया। उसे बहुत सारा जादू आता था। वो जानवरों को भी अपने वश में कर सकता था। वहीं दूसरे गांव में जाने के लिए उसे रास्ते में पड़ने वाला जंगल भी पार करना था। जंगल में काफी सारे जानवर रहा करते थे, जिस वजह से एक जादूगर थोड़ा घबरा भी रहा था। पर उसने मन बना लिया था, यदि कोई जंगली जानवर आया तो वो उस पर पहले ही जादू कर देगा। इसलिए उसने अपने हाथ में एक पोटली भी पकड़ ली थी। अभी वो चलता ही जा रहा था, तभी कुछ दूर पर उसे एक लड़की की आवाज सुनाई दी। आवाज को सुनकर वो बड़ा ही हैरान हुआ। अरे, इस घने जंगल में लड़की की आवाज कहाँ से आ रही है? ये कैसी माया है? मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे चलकर देखना चाहिए कि नहीं, कहीं कोई अनहोनी ना हो। लेकिन मैं क्यों डर रहा हूँ? मैं तो जादूगर हूँ, मैं तो किसी भी समस्या से निपट सकता हूँ। आखिर ये लड़की की आवाज क्या चीज है? जो भी होगा मैं देख लूंगा। कहीं चुड़ैल निकली तो? चुड़ैल मेरा क्या बिगाड़ेगी? मेरे पास उससे ज्यादा शक्तियां हैं, मैं उससे ताकतवर हूँ। मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुझे घबराना नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ आगे बढ़ते रहना चाहिए। हाँ, मैं सामना कर लूंगा, कोई भी हो। और ये कहकर वो उसी तरफ चला गया तो उसने देखा कि वहां पर एक सुंदर सी नागिन बैठी हुई थी और वो नदी के पानी के साथ खेल रही थी। ये देखकर जादूगर से रहा नहीं गया और वो उसी तरफ चला गया। नागिन को देखकर जैसे वो भूल ही गया था कि वो कौन है, कहां से आया है, उसके पास कैसी शक्तियां हैं। वो तो बस मन मुग्ध होकर नागिन की तरफ ही बढ़ा जा रहा था। जब नागिन ने जादूगर को देखा तो पहले तो वो घबरा गई, पर जादूगर ने नागिन से कह दिया, अरे घबराइए मत, मैं तो जादूगर हूँ। मैं तो दूसरे गांव में जा रहा था, पर तुम्हारी आवाज सुनी मैंने, तो मैंने आवाज सुनते ही उसका पीछा किया और यहाँ तक चला आया। तुम देखने में बहुत ही सुंदर हो और तुम्हें देखकर ऐसा लग रहा है जैसे तुम मेरे लिए ही बनी हो। खुदा ने क्या इनायत बरसाई है तुम पर। देखो, चांद भी तुम्हारे सामने फीका सा लगता है। अरे मैं क्या ये बड़बड़ कर रहा हूँ? चांद कहाँ से दिख गया अभी दिन में? देखो ना, आसमान भी तुम्हारे सामने फीका है। तुम कितनी प्यारी लगती हो। मैं तुम्हारे सामने एक प्रस्ताव रखना चाहता हूँ। अब क्या तुम मुझसे शादी करना चाहोगी? नहीं, तुम एक इंसान हो और मैं एक नागिन। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम्हारा और मेरा कोई मेल है ही नहीं। अब भाई, नागिन ने तो मना कर दिया था, लेकिन जादूगर उसके रूप से मोहित हो चुका था। उसकी सुगंध पाकर उसको लग रहा था कि उसका जीवन सफल हो गया है। अब वो किसी भी हाल में नागिन को छोड़ने नहीं वाला था, और वो था ही सिद्धि, क्योंकि वो ठहरा एक जादूगर। तो नागिन इससे पहले कुछ कह पाती, वो उस पर कुछ जादू कर देता है और नागिन भी जादूगर पर मोहित हो जाती है। और फिर मोहित होकर नागिन जादूगर से कहती है, मुझे भी तुम बहुत पसंद हो। ठीक है, हम लोग मंदिर में जाकर शादी कर लेते हैं। यही पास में शिव मंदिर है। आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें बताती हूँ। और इसके बाद नागिन जादूगर को शिव मंदिर लेकर जाती है और जादूगर नागिन से शादी कर लेता है। शादी करने के बाद वो उसे अपने घर ले जाता है। जादूगर अब जादू दिखाने के लिए नहीं जाता है। शाम के समय जादूगर को घर आता देख जादूगरनी काफी खुश हो जाती है, पर जब वो नागिन को उसके साथ देखती है तो वो काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि आज पहली बार जादूगर अकेले घर नहीं आया था। इसे देख जादूगरनी थोड़ी हैरान होती है और उससे कहती है,
अरे ये कौन है? आप ये किसको लेकर आ गए आखिर? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप कुछ कहते क्यों नहीं? कुछ तो बोलिए कि आखिर कौन है ये? अरे बोलिए ना, सांप सूंघ गया क्या आपको? अरे मैं आपसे ही कह रही हूँ। अरे हाँ, बता रहा हूँ। ये तुम्हारी सौतन है, मैंने इससे शादी की है अभी। क्या? पर आप तो जादू दिखाने के लिए गए थे, तो फिर ये सब क्या है? बताइए आखिर आपने ऐसा क्यों किया? मैं तो आपका इंतजार कर रही थी कि आप घर आएंगे, हम साथ बैठकर खाना खाएंगे, लेकिन आपने मुझे ये कैसा दिन दिखाया? आपने मुझे धोखा दिया है। आखिर आपने मुझे ये दिन क्यों दिखाया? जब आपकी एक पत्नी थी तो आखिर आपने दूसरी शादी क्यों की? आप मेरी सौतन क्यों लेकर आए? मुझे आपसे जवाब चाहिए। आप बोलते क्यों नहीं? बोलो, क्यों लेकर आए आप इसे? आपने क्यों की दूसरी शादी? अरे मुझे पता है, पर ये मुझे बहुत ही पसंद आ गई, इसलिए। और तुम्हें भी इस रिश्ते से कोई इतराज नहीं होना चाहिए। मेरा मतलब, हम साथ में मिलकर खुशी के साथ रह सकते हैं। यह सुनकर जादूगरनी काफी दुखी हुई। वहीं नागिन जादूगर की सभी बातों को मान रही थी। ये देख जादूगरनी बड़ी हैरान थी। आखिर इस नागिन को ऐसा क्या दिख गया मेरे पति में, जो ये उसकी हर बात मान रही है? आखिरकार चक्कर क्या है? मुझे पता करना पड़ेगा। जादूगरनी काफी परेशान थी। उसे तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर क्या माजरा था। जादूगरनी ने देखा जादूगर नागिन को अपने साथ ही रखता है। अब वो जादू दिखाने के लिए भी नागिन को ही ले जाने लगता है। ये देखकर वो काफी दुखी थी। जब से ये सौतन आई है, तब से तो मेरी जिंदगी नर्क बन गई है। मेरा पति तो मुझे भूल ही गया है। हमेशा इस नागिन के पीछे घूमता रहता है। पता नहीं ये कब जाएगी मेरे घर से, और कब मुझे ये वापस से अपने साथ जादू दिखाने ले जाएंगे। वहीं धीरे धीरे समय गुजर रहा था और पूर्णिमा की रात आने वाली थी। जादूगर अब घबराने लगा था। पूर्णिमा को नागिन अपनी पूरी शक्तियों पर होगी, तब उसका जादू काम नहीं करेगा। वो किसी भी हालत में नागिन को अपने जादू से मुक्त नहीं होने देना चाह रहा था। आखिरकार पूर्णिमा वाली रात आ ही गई। जादूगर ने नागिन से कहा, सुनो, आज की रात तुम बाहर नहीं जाओगी। पर क्यों? आज की रात ऐसा क्या है? मैंने जो कहा है बस उतना सुनो। और ये कहकर जादूगर सोने लगता है। वहीं जादूगरनी ने ये सब सुन लिया था और उसने एक योजना बनाई। जब जादूगर सो रहा था तो वो तेज तेज चिल्लाने लगी। आवाज को सुनकर नागिन जाग गई और उसने देखा आवाज घर के बाहर से आ रही थी। जादूगरनी को देखकर नागिन भागकर घर के बाहर गई और जैसे ही उस पर चांद की रोशनी पड़ी, उसे सब याद आ गया। वहीं जादूगर भी जाग गया। जब उसने जादूगर को देखा तो वो उससे बोल पड़ी, इसका मतलब तुमने मुझसे शादी कर ली है? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया है तुमने। तब जादूगरनी को भी पता लग जाता है कि जादूगर ने नागिन को अपने जादू में फंसा रखा था। इस पर जादूगरनी भी उससे कहती है, इसने तुम्हारे साथ ही नहीं, मेरे साथ भी धोखा किया है। अब मैं इसे अच्छा सबक सिखाऊंगी। रुको तुम अभी। इसे अपनी शक्तियों पर ज्यादा घमंड है ना? मैं भी जादू जानती हूँ। इसने तुमसे शादी की थी ना? अब यह इसी की सजा भुगतेगा। रुको तुम अभी, मैं तुम्हें बताती हूँ कि जादू का असली मतलब क्या होता है। और ये कहकर जादूगरनी ने अपने जादू से जादूगर को एक सांप बना दिया, जिससे नागिन और जादूगरनी बहुत ही खुश हो गई। वहीं जादूगर बेचारा अब सांप में बदल चुका था और अब वो दोनों सौतन एक साथ ही रहा करती थी। क्योंकि जादूगर कैसा भी था, पर था तो वो उनका पति ही, पर उसे उसके किए की सजा मिल गई थी। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। किसी के साथ धोखा और किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए, वरना आखिरी में बुरा करने वाले के साथ बुरा ही होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। 3 मायावी भाई। कृष्ण नगर में राधा अपने बेटों के साथ रहा करती थी। उसके 3 बेटे थे। वो तीनों जुड़वा थे, जिस वजह से उन तीनों में ज्यादा अंतर नहीं था। वहीं तीनों में ही अलग अलग विधाएं थी, यानी कि तीनों मायावी थे। क्योंकि राधा खुद मायावी थी। उसने एक किसान से शादी की थी क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आ गया था और अब वो उसी के साथ जीवन बिताती थी। पर राधा के पति की मौत एक हादसे में हो जाती है, जिसके बाद से वो अपने बेटों को खुद ही पालती है। उसके बेटे अब जवान हो चुके थे। वहीं राधा काफी बूढ़ी हो गई थी। एक दिन की बात है, उसका बड़ा बेटा मोहन लकड़ियां लेकर आता है। तभी राधा उससे कहती है,
अरे बेटा, मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम लोग किसी दूसरे गांव में चले, क्योंकि इस गांव में तो कोई भी काम नहीं है। इस तरह तुम लोग कैसे गुजारा कर पाओगे? आप चिंता क्यों कर रही हैं माँ? वैसे भी हम लोग कोई साधारण नहीं है, मायावी है, मायावी। मुझे पता है, इसी बात का तो डर है। अगर किसी को पता लग गया कि तुम तीनों भाई मायावी हो तो क्या होगा? तभी वहाँ पर उसका बीच वाला लड़का मदन भी आ जाता है और वो अपनी माँ से कहता है, आप चिंता क्यों करती हैं माँ? कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वैसे भी आपने ही हमें सिखाया है कि हम तीनों को साथ रहना चाहिए। मुझे पता है बेटा, पर आज की दुनिया बहुत ही खराब है। तुम लोग संभल कर रहो। वैसे तुम्हारा छोटा भाई चंदन नहीं दिख रहा, वो कहाँ है? अरे माँ, वो हमारे लिए भोजन लेने गया है, अभी आता ही होगा। तो ऐसे आज मुखिया मिला था, कह रहा था कि उसके कुछ रुपए उधार है। हाँ, पैसे तो उधार है, पर कैसे उसके पैसे चुकाएं? हमारे पास तो कोई चीज ही नहीं है। आप चिंता मत कीजिए, वैसे भी वो मुखिया बहुत ही बड़ा चोर है, चोर। उसके पैसे दो या मत दो, एक ही बात है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। हम किसी के पैसे मार नहीं सकते हैं। पर माँ, आपको तो पता है ना वो मुखिया कितना बड़ा ठग है। हमेशा लोगों को ठगता ही रहता है वो। मुझे पता है बेटा, पर जो जैसा करता है वो वैसा ही भरता है। तब तक चंदन भी खाना लेकर आ जाता है और इसके बाद राधा अपने बेटों के लिए खाना पकाती है। वहीं वो लोग आराम से अपना जीवन गुजार रहे होते हैं। उन्हें किसी भी चीज की कोई भी दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि भले ही वो कोई भी काम धंधा ना करते हों, पर वो अपनी शक्तियों से इतना तो कर ही लेते थे कि उनका गुजारा आराम से हो जाता था। पर एक बार की बात है, मुखिया उन लोगों के घर आता है और राधा से बोलता है, अरे राधा, कितने दिन हो गए हैं, पैसे लौटाने नहीं है क्या? पैसे लेकर ऐसे बैठ गई हो जैसे उन पर तुम्हारा ही हक है। अरे आप ऐसे क्यों कह रहे हैं मुखिया जी? लौटा दूंगी, अभी मेरे पास पैसे नहीं है। 3 जवान लड़के हैं, उनसे कहती क्यों नहीं वो कुछ काम धंधा करे? हमेशा इधर उधर डोलते रहते हैं। आपको तो पता ही है, हमारे गांव में कोई भी काम नहीं है, इसी वजह से। अब पर आप चिंता मत कीजिए, हम आपके पैसे जल्द ही लौटा देंगे। तब तक वहाँ पर उसके तीनों लड़के भी आ जाते हैं और वो लोग जब अपनी माँ और मुखिया की बात सुनते हैं तो वो काफी परेशान हो जाते हैं। और जब मुखिया चला जाता है तो मोहन कहता है, हम लोग इस तरह अपना जीवन नहीं गुजार सकते हैं। हम लोगों में सभी शक्तियाँ हैं, मैं किसी का भी रूप ले सकता हूँ, वही मदन गायब हो सकता है, चंदन अपने शरीर को किसी पहाड़ की तरह बड़ा कर सकता है। हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। ये सुनकर राधा किसी सोच में डूब जाती है और काफी देर सोचने पर वो अपने तीनों लड़कों से कहती है, अब तो इसका एक ही हल है, तुम्हें मेरू पहाड़ पर जाना पड़ेगा। उस पहाड़ पर बहुत सारे ऐसे पेड़ हैं जिन पर मोती लगते हैं। पर माँ, मोती तो सिर्फ समुद्र में होते हैं। मुझे पता है बेटा, पर वो मायावी पहाड़ है। मैं वहाँ पहले आया जाया करती थी। तुम यही मान लो कि वो तुम्हारी नंसार है। ये सुनकर वो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं और फिर अपनी माँ से कहते हैं, तो फिर ठीक है, हम सभी लोग मेरू पहाड़ पर जाएंगे, क्योंकि वहीं से अब हमारी गरीबी दूर हो सकती है। पर वहाँ पर बहुत ज्यादा खतरा है, संभाल कर जाना। इसके बाद अगले दिन वो अपनी माँ से आज्ञा लेकर उसी पहाड़ के लिए निकल जाते हैं। अपनी माँ के बताए हुए रास्ते पर वो लोग चलते जा रहे थे। लगभग पूरे दिन का रास्ता तय करने के बाद शाम के समय वो लोग मेरू पहाड़ पर पहुंच जाते हैं। पहाड़ देखने में ज्यादा ऊंचा नहीं था, पर उस पहाड़ की सुंदरता देखने लायक थी। तभी मोहन कहता है, माँ तो कह रही थी यहाँ पर खतरा है, पर यहाँ पर तो कोई दिखाई ही नहीं दे रहा है। चलो हम लोग इस पहाड़ पर जाकर देखते हैं। और ये कहकर वो तीनों पहाड़ पर चढ़ने लगते हैं। तभी उन्हें एक बहुत बड़ा राक्षस दिखाई देता है। उस राक्षस को देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं। इस पर चंदन कहता है, आप दोनों यहीं रुकिए, मैं अभी इस राक्षस से निपट कर आता हूँ। और ये कहकर चंदन अपने शरीर को किसी पहाड़ की तरह बड़ा कर लेता है और उस राक्षस के सामने पहुंच जाता है।
जब राक्षस उसे देखता है तो वो काफी हैरान होता है और वो उससे कहता है, तुम कौन हो? यहाँ क्या करने आए हो? मैं चंदन हूँ, मैं यहाँ से मोती लेने आया हूँ। नहीं, ये मेरा पहाड़ है, यहाँ से कोई भी मोती नहीं ले जा सकता। अगर तुम्हें मोती लेने हैं तो तुम्हें मुझसे लड़ना पड़ेगा। वही चंदन ने पहले ही अपने भाइयों को योजना बता दी थी कि उन्हें क्या करना था, और इसके बाद चंदन और वो राक्षस लड़ने लगते हैं। वहीं मदन गायब होकर मोती के पेड़ के पास पहुंच जाता है। मोतियों को देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वहीं मोहन भी एक बंदर का रूप ले लेता है और वो भी इधर उधर उछलकर मोतियों के पेड़ों पर पहुंच जाता है। इसके बाद वो मोती तोड़ते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जब चंदन ये सुनिश्चित कर लेता है कि उसके भाइयों ने मोती ले लिए हैं, तो वो राक्षस से कहता है, मैं हार मानता हूँ, मैं तुम्हारे साथ और लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं अभी तुम्हें धूल चटा देता। ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे भी ये मेरी नंसार है, तो मैं लड़ना नहीं चाहता हूँ। इस पर वो राक्षस काफी हैरान होता है और वो चंदन से कहता है, मैं कुछ नहीं समझा, तुम कहना क्या चाहते हो? इस पर चंदन राक्षस को अपनी माँ के बारे में बताता है, जिसे सुनकर वो बहुत ही खुश हो जाता है, क्योंकि राक्षस उसकी माँ का भाई था और उसने चंदन से कहा था, अरे वाह, इसका मतलब तो तुम मेरे भांजे हुए, तभी तुम मेरी तरह ताकतवर हो। तुम्हारे बाकी भाई कहाँ हैं? इस पर चंदन अपने दोनों भाइयों को बुलाता है। वो दोनों भी वहां आ जाते हैं। अब चंदन भी सामान्य हो गया था और वो राक्षस भी अब अपने सामान्य रूप में आ गया था। और जब वो सामान्य रूप में आता है तो वो भी उन्हीं की तरह एक इंसान बन जाता है और वो उन तीनों से कहता है, अरे अगर तुम लोग पहले बता देते तो क्या हो जाता। मैं तो बेफालतू में ही डर गया, क्योंकि ये पहाड़ी मायावी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ यहाँ पर कोई भी बाहर का इंसान आए, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है ना, इंसान कितने मतलबी हो जाते हैं। हाँ, हमें पता है, इसलिए माँ चाहती है कि हम लोग उस गांव से निकलकर इसी पहाड़ पर रहें। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैंने भी बहुत सालों से अपनी बहन को नहीं देखा है। तुम लोग यहीं आकर रहो, मेरी भी यही इच्छा है। वैसे भी बाहर की दुनिया तुम लोगों के लायक नहीं है। इसके बाद राक्षस उन लोगों से काफी देर तक बात करता रहा और फिर उसने उन लोगों को काफी सारे मोती दिए। फिर वो तीनों वहां से चले आए और उन्होंने मोतियों को बेचकर बहुत सारे पैसे लिए। पैसे लाने के बाद वो सीधा मुखिया के पास गए और उसे पैसे दे दिए। इसके बाद वो घर आ गए और अपनी माँ से कहा, माँ चलिए अब हमारे यहाँ से चलने का समय आ गया है, क्योंकि हमें पता लग गया है माँ, ये हमारी असली दुनिया ये नहीं बल्कि वो पहाड़ है। ये सुनकर राधा बहुत खुश हो जाती है और इसके बाद वो सभी लोग उसी मेरू पहाड़ पर चले जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और हाँ, नीचे कमेंट में अपनी पसंद के बारे में जरूर बताएं।